स्टार्ट करने वाले हैं मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस, जो फंडामेंटल का एक टॉपिक है। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस, टर्मिनोलॉजी, मेथड्स देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं एसेप्सिस के लिए, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देखेंगे, और फिर देखेंगे प्रिवेंशन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है एसेप्सिस की। तो एसेप्सिस जो होता है उसका एक सिंपल सा मीनिंग होता है कि इन्फेक्शन से फ्री करना, कोई भी इक्विपमेंट हो या फिर कोई सरफेस एरिया, उस चीज़ को इन्फेक्शन से फ्री करना ही एसेप्सिस कहलाता है। और मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है कि कोई ऐसी टेक्निक जिसमें या तो आर्टिकल हो या फिर हॉस्पिटल की कोई भी चीज़ हो, जैसे कि ग्लव्स हो या फिर कोई इक्विपमेंट हो, कोई आर्टिकल हो, या फिर कोई ऐसी जैसे कि ओटी में बहुत सी चीज़ें यूज़ में ली जाती है, आर्टिकल्स यूज़ में लिए जाते हैं, ग्लव्स यूज़ में लिए जाते हैं, इन सबको डिसइंफेक्ट किया जाता है किसी भी केमिकल के थ्रू या फिर किसी भी और मेथड के थ्रू। अगर डिसइंफेक्ट किया जाता है तो इस टेक्निक को हम बोलेंगे मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस। कि हम जो हॉस्पिटल में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उन्हें इन्फेक्शन से फ्री कर रहे हैं, तो वो मेडिकल सर्जिकल एसेप्सिस हो जाएंगे। तो मेडिकल एसेप्सिस क्या होता है कि मेडिकल एसेप्सिस मतलब कि जैसे कि बीपी इक्विपमेंट जो होता है वो मेडिकल जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, तो वो मेडिकल एसेप्सिस हो जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे बीपी इक्विपमेंट, थर्मामीटर, पल्स रेडिएटर या फिर ऑक्सीमीटर पल्स के लिए यूज़ किया जाता है, ये सब मेडिकल के लिए यूज़ में होता है। तो इन्हें अगर हम फ्री करें इन्फेक्शन से तो ये मेडिकल एसेप्सिस कहलाएगा। सर्जिकल एसेप्सिस क्या होगा कि सर्जिकल जैसे कि कोई ओटी में काम कर रहा है या फिर जो डॉक्टर है ओटी में किसी पर्सन का ऑपरेशन कर रहा है या फिर ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उस वक्त जो चीज़ यूज़ में आ रही है जैसे कि कोई आर्टिकल, कोई इक्विपमेंट जो यूज़ में आ रहा है, उन्हें जब हम इस इन्फेक्शन से फ्री करेंगे तो वो सर्जिकल एसेप्सिस कहलाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है इन्फेक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है कि इन्फेक्शन से फ्री तो हो रहा है लेकिन उस प्रोसीजर में जो बैक्टीरिया या वायरस के जो स्पोर होते हैं वो किल नहीं किए जाते, यानी कि डिसइंफेक्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें किल तो होते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो किल तो होता है लेकिन उसका स्पोर जो होता है वो किल नहीं हो पाता। फिर डिसइंफेक्टेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोई भी केमिकल जो कि डिसइंफेक्शन के लिए यूज़ में ले रहे हैं उसे ही डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। फिर आती है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है कि कोई भी ऐसा मेथड जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो रहा है और साथ ही साथ उसका स्पोर भी किल हो रहा है, तो उसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। फिर आता है बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक जो होता है वो जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि इनहिबिट द ग्रोथ, जो ग्रोथ को कम करता है किसकी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देता है या फिर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है। जितनी ग्रोथ हुई है वहीं की वहीं रोक देता है, उससे आगे ग्रोथ नहीं होने देता है बैक्टीरिया की। फिर आता है बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल मतलब होता है कि किल द बैक्टीरिया। इसमें बैक्टीरिया को मार दिया जाता है या फिर किल कर दिया जाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेथड्स कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो कि
यूज़ में लिए जाते हैं असेप्सिस के लिए कि आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले है फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड है जो हम डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि सनलाइट एक नेचुरल मेथड है असेप्सिस के लिए। सनलाइट से जो यूवी रेज आती है उसके थ्रू डिसइंफेक्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किल होते हैं। जैसे कि हम अपने पुराने कपड़े या फिर सर्दियों के कपड़े या फिर हमारे जो डेली यूज़ के जो कपड़े होते हैं वो हम धूप में रखते हैं ताकि उसमें जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाए। तो सनलाइट किल करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फिर सेकंड मेथड आता है फिज़िकल मेथड में, तो वो होता है बॉइलिंग। हम कोई भी सब्जी या फिर कुछ भी बाहर से लाते हैं, जैसे सब्जी, फल, फ्रूट ये सब लाते हैं, तो हम उन्हें बॉईल करते हैं और फिर काम में लेते हैं। तो वो मेथड भी एक मेथड है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। इसमें हम अगर देखें तो टेम्परेचर जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और कितनी देर तक करते हैं। ये तो नॉर्मली वैसे पर्सन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर तक करना है, लेकिन हम यहाँ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मली या तो 10 से 15 या फिर 15 से 20 मिनट के टाइम नॉर्मली देखा जाता है। इतने टाइम के लिए कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी आर्टिकल को हम डिसइंफेक्ट करते हैं बाय द बॉइलिंग। फिर इसमें ये जो फिज़िकल मेथड होता है इसमें हम शार्प जो इक्विपमेंट होते हैं उन्हें अवॉइड करते हैं, उन्हें डिसइंफेक्ट नहीं करते हैं जो फिज़िकल मेथड है उसके थ्रू, क्योंकि जो शार्प इक्विपमेंट है वो सर्जरी में यूज़ होते हैं या फिर किसी भी वुंड पे या फिर कहीं बॉडी के इनर साइड में भी वो टच करते हैं। तो जो फिज़िकल मेथड है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, इसीलिए हम फिज़िकल मेथड अवॉइड करेंगे शार्प इक्विपमेंट के लिए। उसके बाद आता है केमिकल मेथड। जो केमिकल मेथड होता है उसमें बहुत से केमिकल यूज़ किए जाते हैं, डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जो अभी कोरोना के लिए बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है सैनिटाइज़र भी एक केमिकल मेथड में इंक्लूड होता है। अब हम मेनली देखते हैं लाइज़ोल का जो रेशो हम देखते हैं वो 140 होता है, 140 रेशो लाइज़ोल का होता है। और ये जो यूज़ में आता है कि कौन से इक्विपमेंट को स्टेराइल करता है या फिर कौन से इक्विपमेंट को डिसइंफेक्ट करता है, तो थर्मामीटर हुआ या फिर बीपी इक्विपमेंट हुआ, इन सबको ये डिसइंफेक्ट करता है। फिर आता है सेविलोन का जो रेशो हम देखते हैं वो होता है 120 का जो रेशो होता है वो सेविलोन का होता है। फिर ये कौन कौन से इक्विपमेंट, तो वही इक्विपमेंट जैसे कि मेडिकल के लिए, जैसे थर्मामीटर हुआ, बीपी इक्विपमेंट हुआ, ऑक्सीमीटर हुआ, इन सब के लिए लाइज़ोल यूज़ में ले सकते हैं। लाइज़ोल भी ले सकते हैं, सेविलोन भी ले सकते हैं। फिर आता है बिटाडीन अगर ओटी में यूज़ करा। बिटाडीन मेनली स्किन के लिए, स्किन पे जो वुंड होता है उसके लिए यूज़ में करते हैं। तो अगर ओटी में यूज़ हो रहा है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए बिटाडीन की, तो 7.5 to 10% बिटाडीन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। अगर सर्जिकल वुंड में काम में ले रहे हैं तो 6.5 to 8% होना चाहिए। एंड अगर माउथ वॉश के लिए ले रहे हैं तो 2.5 to 5% हम काम में लेंगे। इसके बाद आता है सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो होता है वो एक मेन पर्पस के लिए यूज़ में लिए जाता है, जो कि जैसे कि जो HIV पेशेंट होता है वो बहुत हाईली इन्फेक्टेड होता है और वो जो HIV जो डिज़ीज़ है वो कम्युनिकेट डिज़ीज़ है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ में लेते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ लेते हैं तो HIV पेशेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट हम काम में ले रहे हैं, जितने भी इक्विपमेंट काम में ले रहे हैं, तो उन इक्विपमेंट को हम डिसइंफेक्ट करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड से। फिर इसके बाद आता है
आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल की जो कंसंट्रेशन होती है वो 70% होती है। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करता है, ये बहुत ज़्यादा स्पीडली डिसइंफेक्ट करता है। तो ये लगभग 2 से 3 सेकंड में डिसइंफेक्ट कर देता है किसी भी आर्टिकल को। इसके बाद देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो यूज़ किया जाता है फर्स्टली तो माउथ वॉश के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड जो होता है वो ब्लेडर इरिगेशन के लिए। तो ब्लेडर इरिगेशन का अगर रेशो देखें तो 1:10,000 होता है, और जो माउथ वॉश के लिए जो इसका रेशो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, तो वो होता है 1:5,000। इसके बाद आता है रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में सबसे मेन जो रेज यूज़ में आती है वो आती है गामा में यूवी रेज आती है। मेन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो रे है वो यूवी रे है। इसमें जैसे कि सिरिंज होती है, कैथेटर होते हैं, इन सबको डिसइंफेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है हॉट एयर ओवन। जो हॉट एयर ओवन होता है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें कि जो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जिसमें ड्राई हीट प्रोड्यूस होती है। इसके थ्रू स्टेराइल किया जाता है किसी भी इक्विपमेंट को। और इसका जो टेम्परेचर अगर हम देखें तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कितने टाइम तक इसे जैसे कि अगर हम कोई इक्विपमेंट इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस में रख रहे हैं तो कितने टाइम तक ये डिवाइस में डिसइंफेक्ट हो जाती है, तो ये 15 से 20 मिनट में डिसइंफेक्ट हो जाती है। 160 डिग्री इसका टेम्परेचर होता है। ये जो टेम्परेचर, ये जो टाइमिंग होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। फिर आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव जो होती है वो बहुत कॉमन प्रोसेस है, और ये जो होती है ये स्टीम के थ्रू किल करती है बैक्टीरिया को। इसमें ये भी एक डिवाइस होता है जिसमें स्टीम प्रोड्यूस होती है और ये बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सबको किल करती है। और साथ ही साथ इसके स्पोर जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी इक्विपमेंट या किसी भी आइटम पे अगर स्पोर प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें भी किल कर देते हैं। ये मोस्ट कॉमन और इफ़ेक्टिव मेथड होता है। और इसका अगर हम टेम्परेचर देखें तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। और अगर टाइमिंग देखें तो 30 मिनट मतलब 30 मिनट में ये किसी भी इक्विपमेंट को स्टेराइल कर देती है। फिर साथ ही साथ अगर हम प्रेशर देखें तो हमने पढ़ा कि ये स्टीम के बेस पे काम करती है। तो जो प्रेशर होगा वो होगा 50 LBS। LBS जो है इसकी एक यूनिट है और 15 LBS प्रेशर डाला जाता है तब इक्विपमेंट स्टेराइल होता है। फिर आता है गैस स्टेरिलाइजेशन। गैस स्टेरिलाइजेशन में गैसेस का यूज़ किया जाता है। गैस के थ्रू इक्विपमेंट को स्टेराइल किया जाता है। तो इसमें फॉर्मेलिन गैस जो यूज़ होती है वो 250 ml फॉर्मेलिन गैस यूज़ की जाती है। और एक फॉर्मल्डिहाइड गैस भी यूज़ की जाती है। इसमें फ्यूमिगेशन जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। इसके बाद आता है PPE। PPE क्या होता है? तो PPE होता है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अभी काफ़ी सुनने को मिला और काफ़ी टाइम तक हमारे इंडिया में इसकी कमी भी रही। तो ये जो होता है कि PPE किट जो कि अभी जो कोरोना काल चल रहा है तो इसमें डॉक्टर्स, नर्सेज या फिर कोई भी मेडिकल स्टाफ है उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये एक तरह का इक्विपमेंट होता है जो हमें बाहरी जो इन्फेक्शन है उससे प्रिवेंट करवाता है। इसमें ऑल ओवर हर चीज़ इंक्लूड होती है, जैसे कि मास्क होता है, ग्लव्स होते हैं, साथ ही साथ एप्रिन होते हैं, कोट होते हैं, शूज़ होते हैं। ये सब PPE किट में अवेलेबल होते हैं।
तो ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें बाहरी इन्फेक्शन से। ये कॉमन एंड इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस इसमें जो बताई जाती है वो होती है कि जो हैंड वॉशिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन इसलिए बोला जाता है कि ये सर्जरी से, जैसे कि कोई भी सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो जो PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जो सबसे सुपीरियर रखा जाता है वो होता है हैंड वॉश। तो हैंड वॉश 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है मेडिकल हैंड वॉश एंड सेकंड होता है सर्जिकल हैंड वॉश। इसे करने की प्रोसीजर भी होती है कि कैसे हैंड वॉश किया जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे बताया जाता है कि जो मेडिकल हैंड वॉश होता है वो 3 से 5 मिनट तक किया जाता है, 3 से 5 मिनट तक किया जाता है। और साथ ही साथ जो लिक्विड सोप होता है, जैसे कि डेटोल का लिक्विड सोप आता है, सेविलोन का भी आता है, इन सब का लिक्विड सोप मार्केट में अवेलेबल होता है। तो वो 3 ml लिक्विड सोप होता है और 3 से 5 मिनट तक ये प्रोसीजर करते हैं। और सर्जिकल हैंड वॉश में 10 मिनट तक हैंड वॉश करते हैं और इसमें भी 3 ml लिक्विड सोप का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है प्रिवेंशन फ्रॉम वेस्ट, कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में बहुत ही तरह के वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, तो उनसे प्रिवेंट कैसे करें। तो उन्हें डिस्कार्ड करने के लिए एक तरीके से एक कलर बेस्ड बैग बनाए गए, या फिर हम बोल सकते हैं डस्टबिन बनाए गए कलर बेस्ड, की इस कलर के बैग में ये डिस्कार्ड या फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट डाला जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कि BMW का मतलब है बायोमेडिकल वेस्ट। इसके बाद हम देखेंगे कि इस बायोमेडिकल वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया गया है या फिर किस तरीके से रखा गया है। तो सबसे पहले है कि रेड बैग में क्या होता है कि डिस्कार्ड द इन्फेक्टेड ड्रेसिंग एंड पॉप ETC, कि जो भी कोई भी ख़राब ड्रेस है, अगर किसी ड्रेस पे ब्लड वगैरह लग गया है तो उसे डिस्कार्ड करना होता है, तो वो हम रेड बैग में या रेड कलर के डस्टबिन में ही डिस्कार्ड करेंगे। येलो कलर का होता है तो येलो जो बैग होता है उसमें कोई भी बैंडेज है या बॉडी पार्ट है जैसे कि स्किन का कोई पार्ट हो गए या फिर प्लेसेंटा हो गए, तो ये सब हम वेस्ट करेंगे येलो डस्टबिन या येलो बैग में। फिर आता है वाइट बैग में हम डिस्कार्ड करते हैं या तो केमिकल, किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल जो अब वेस्ट हो गया, यूज़ में नहीं आता है, तो या फिर यूज़ करने के बाद तो उसे वेस्ट करते हैं वाइट बैग में। फिर आता है ब्लू बैग में कोई भी प्लास्टिक का वेस्ट जैसे कि ग्लव्स हो गया, सिरिंज की जो सिरिंज होती है उन्हें वेस्ट करनी होती है, तो वो सिरिंज का जो शार्प जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, उससे सबसे पहले मशीन में डिस्कार्ड किया जाता है। उसके बाद जो बाकी की सिरिंज जो बचती है उसे ब्लू बैग में डिस्कार्ड किया जाता है। इसमें एक और आता है ब्लैक कलर का बैग, जो कि यूज़ होता है फॉर ब्लैक बैग जो होता है वो होता है जनरल वेस्ट के लिए। सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गई कि किस लिए यूज़ में होता है। तो ये ब्लैक बैग जो होता है वो होता है जनरल वेस्ट के लिए, कि कोई भी जनरल जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है वो ब्लैक बैग में डाला जाता है। इसके बाद आता है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पहले भी प्रीवियस क्लास में आ चुके हैं या फिर प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जो इम्पोर्टेंट भी है इस टॉपिक से रिलेटेड सब, जैसे कि मोस्ट कॉमन एक्सेप्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन, कि कौन सा है जो बहुत ही कॉमन होता है प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। तो आप इन सब के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।
और सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ऑटोक्लेव टेम्परेचर, कि ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। फिर आता है विच मेथड यूज टू डिसइंफेक्शन ऑफ HIV पेशेंट आर्टिकल्स, तो HIV पेशेंट के आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ में किया जाता है, या फिर कौन सा केमिकल यूज़ में लिया जाता है HIV पेशेंट के आर्टिकल्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए। फिर आता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।